क्या निजकारी पाकिस्तान की माशियत का मुस्तकिल हल है या आर्जी सहारा? आज हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। अभी जो रिसेंटली प्राइवेटाइजेशन हुई है पीआईए की, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, उस हवाले से हम बात करेंगे। और डॉन में एक आर्टिकल भी आया है जिसका नाम है प्राइवेटाइजेशन पुश, उसको भी आज हम डिस्कस करते हैं। लिहाजा डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आर्टिकल में कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है। द सेल ऑफ पीआईए मार्क्स द फर्स्ट मेजर प्राइवेटाइजेशन इन ओवर 2 decades एंड हैज रिसीव्ड डिबेट ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। के जनाब सब पीआईए की जो निजकारी है 2 दिहाइयों बाद पहली बड़ी निजकारी है जिसने माशी सलाहत पर बहस दोबारा जिंदा कर दी है। कि जनाब साहब कि आप जो ये निजकारी करने जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, क्या ये इकोनॉमिक रिफॉर्म वाकई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हम तरफ जा रही हैं, या ये एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम होगा जो कि आईएमएफ की शर्त के ऊपर जो है वो ये चीजें की जा रही हैं। प्राइवेटाइजेशन की आइडियोलॉजी वर्सेस नेसेसिटी की इस आर्टिकल में बात की गई है। प्राइवेटाइजेशन इज नो लॉन्गर एन आइडियोलॉजिकल चॉइस बट एन इकोनॉमिक नेसेसिटी फॉर पाकिस्तान। आप कह सकते हैं कि जनाब साहब बाय चॉइस पाकिस्तान ये निजकारी नहीं कर रहा, बट एक इकोनॉमिक सैंक्शन का डर रहा है, एक डिफॉल्ट होने का डर है। और दूसरी तरफ से ये भी खबरें आ रही हैं कि जनाब साहब जो अंडर परफॉर्मिंग है इंस्टीट्यूट, उसकी वजह से भी जो है वो इसकी निजकारी की जा रही है। कि जो निजकारी है अब नजरियाती फैसला नहीं बल्कि माशी मजबूरी बन चुका है पाकिस्तान की। बर्डन ऑफ स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस की बात की गई है इस आर्टिकल में। कि जनाब साहब लॉस मेकिंग स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस ड्रेन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस एंड रुपीज एनुअली फ्रॉम द नेशनल बजट। कि जनाब साहब जो भी स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस हैं जिसमें पीआईए है, आपकी क्या लें कि स्टील मिल है, पाकिस्तान स्टील मिल है, ये एक ऐसे इदारे हैं जो बजाय इसके कि आपको कोई क्या कहते हैं रेवेन्यू जनरेट करके दें, कोई प्रॉफिट जनरेट करके दें या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें, बल्कि हर साल जो है वो ये आपको नुकसान दे रहे हैं, खसारे में जा रहे हैं और लॉस, एक बिग लॉस जो है वो शो कर रहे हैं, जो कि आपके इकोनॉमिक जीडीपी को जो है वो एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लॉसेस की बात की गई है कि फंड लॉस इन एसओईज could otherwise be used for health, education and social services। के जनाब साहब जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस में आप लॉस कर रहे हैं, बजाय वो लॉस अगर आप एक ऐसे सोशल इदारों में इस्तेमाल करें जिसमें एजुकेशन है, जिसके ऊपर भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत 6% ऑफ जीडीपी खर्च करने के पाबंद हैं लेकिन नहीं कर रहे, तो अंडर परफॉर्मिंग जा रहा है, तो उसके ऊपर खर्च करें। हेल्थ का एक बहुत बड़ा इशू है, हेल्थ के ऊपर जो है वो आप खर्च करें, और जो बाकी सोशल सर्विसेज है उसके ऊपर खर्च करें, बजाय इसके कि आप इतना ज्यादा लॉस जो है वो बेयर करें इन स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस से। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रियलिटी की बात की गई है जनाब साहब। डिस्पाइट द पीआईए सेल फॉरेन इन्वेस्टर्स रिमेन कॉशियस ड्यू टू पॉलिसी अनसर्टेनिटी एंड इकोनॉमिक रिस्क। देखिए जब भी कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप अपनी कंट्री में लेकर आते हैं तो आप कुछ ना कुछ ईजमेंट जो है वो पैदा करते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके लिए नॉर्मलाइज की जाती हैं, उनको जो है कुछ ग्रेस पीरियड दिया जाता है ताकि वो अपना सिस्टम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर सके। बट मसला ये है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई भी आता है, यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस पाकिस्तान की इतनी एक टफ हो चुकी हैं। टैक्स क्या लें कि कलेक्शन या टैक्स रेवेन्यू की अगर बात करें तो वो इतनी ज्यादा सैंक्शंस हैं कि यहाँ पर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी जल्दी जो है वो आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। तो पीआईए की निजकारी के बावजूद भी गैर मुल्की सरमायाकार पॉलिसी अदम इस्तेकाम के बाइस मोहतात हैं। वो भी देख रहे हैं कि क्या करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं, आपको उसको भी रिव्यू जो है वो करना चाहिए। स्ट्रक्चरल बैरियर्स टू इन्वेस्टमेंट की बात की गई है कि जनाब साहब की डेटरेंट्स इंक्लूड एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी है, प्रॉफिट रिपेट्रिएशन इशू है, हाई टैक्सेस हैं एंड वीक रेगुलेशंस हैं। जैसे हम रेगुलेशंस की पहले हमने बात की कि सबसे ज्यादा जो अहम रुकावटें हैं, यानी आप कह लें कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो शरह मुबादला में अदम इस्तेकाम है, जिसमें एक्सचेंज रेट आता है, मुनाफे की वापसी के मसाइल हैं, ज्यादा टैक्स है और कमजोर रेगुलेटरी निज़ाम शामिल है, या तो कमजोर है या बहुत ज्यादा रिजिड है। लोकल इन्वेस्टर हेजिटेशन की बात की गई है इस आर्टिकल में कि जनाब साहब इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टर सीक इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉलिसी रिवील्स के मकामी सरमायाकार भी पॉलिसी में अचानक तब्दीली के खदशे के बाइस तहफुज चाहते हैं, तो लिहाजा ये भी क्लियर होना चाहिए हर हवाले से। नीड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की गई है कि जनाब साहब प्राइवेटाइजेशन विदाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विल नॉट ड्राइवर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बिल्कुल ऐसे ही है कि जनाब साहब अगर आपके पास कोई एक मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी, एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होगा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का कि किस तरह से आपने अपनी इकोनॉमी को जो है वो रिवाइव करना है, अपनी इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट करना है, तो हम इकोनॉमी को जो है वो रियल इंडिकेटर्स नहीं दे पाएंगे। शॉर्ट टर्म प्लान्स में ये होता है कि एक क्या
کہتے ہیں مصنوعی بوسٹ تو آ جاتا ہے، بٹ لانگ ٹرم جو ہے وہ پھر کیا کہتے ہیں جو اکانومی ہے وہ پیرالائز ہو کے رہ جاتی ہے۔ ریکوائرڈ ریفارم ایریاز کی بات کی گئی ہے کہ اگر سجیشن کی بات کی جائے یا اگر آپ جو سجیشن دینا چاہیں اس پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اکنامک ریفارمز میں، تو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جناب صاحب سب سے پہلے تو ہے وہ اسٹرانگ ریگولیشنز ہو، پالیسی کی کنٹینیوٹی ہو کہ اگر گورنمنٹ چلی جاتی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ہمارے ملک میں، اگر نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو وہ آ کے ان اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز یا اسٹرکچرل ریفارمز کو جو ہے وہ کنٹینیو کرے، براڈر ٹیکس بیس ہو، فاسٹر ڈسپیوٹ ریزولوشن ہو، اگر کوئی ڈسپیوٹ انیشیٹ ہوتا ہے، انڈسٹریل ڈسپیوٹ ہوتا ہے، اکنامک ڈسپیوٹ ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ فوری حل کیا جائے، لوور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہونی چاہیے پاکستان میں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ پاکستان میں لیبر تو سستی ہے، را مٹیریل بھی سستا ہے، بٹ جو کیا کہتے ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بڑی مہنگی ہے، کہ لینڈ مہنگا ہے، آپ کی جو را مٹیریل آ رہا ہے وہ زیادہ تر را مٹیریل باہر سے کیا کہتے ہیں امپورٹ ہو کر آتا ہے، جس کے اوپر ڈفرینٹ ٹیکسز جو ہے وہ لگتے ہیں، جس کی وجہ سے جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بڑی زیادہ ہو جاتی ہے۔ کنکلوڈ کریں تو انڈیویجول پرائیویٹائزیشن میں سکسیڈ بٹ سسٹینیبل گروتھ ریکوائرز سسٹمیٹک ریفارمز کے جناب صاحب نجکاری تبھی کامیاب ہوتی ہے جب اعتماد موجود ہو۔ تو لہٰذا اعتماد کیسے آئے گا؟ اعتماد گورنمنٹ نے ہی دینا ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو پی آئی اے پرائیویٹائز ہوئی ہے، اس کے تقریباً 75% شیئرز جو ہیں وہ سیل کیے گئے ہیں، جس کی جو ورتھ ہے وہ تقریباً 135 بلین روپیز ہے، جو کہ اگر ڈالر میں کنورٹ کیا جائے تو 482 بلین ڈالر کی جو ہے وہ اماؤنٹ بنتی ہے، جبکہ 25% شیئر گورنمنٹ اپنے پاس ہی رکھے گی۔ اب اس 75% میں وہ آپ کے پلینس بھی یوز کریں گے، پلس جو ریونیو جنریٹ ہوگا وہ بھی رکھیں گے، اور آپ کے پاس جو مینجمنٹ ہے خاص طور پہ، جس طرح آپ نے پی ٹی سی ایل میں دیکھا، جب پی ٹی سی ایل پرائیویٹائز ہوئی تھی، اتصالات نے لیا تھا تو انہوں نے مینجمنٹ جو ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ وہ اپنے لے کے آئے تھے، تو یہاں پہ مینجمنٹ بھی جو ہے وہ چینج ہوگی۔ ہو سکتا ہے ایک کوشچن اور بھی رائز ہو رہا ہے کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن کی گئی ہو، یہ ایک آئی ایم ایف کی شرط ہو، اس کا اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام ہو کہ ہم تبھی آپ کو دیں گے جو نیکسٹ کیا کہتے ہیں انسٹالمنٹ ہے، جب آپ کہیں سے ریونیو جنریٹ کر کے ہمیں بتائیں گے، تو یہ پرائیویٹائزیشن اس کا پارٹ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اگر بیک آپ 2017 میں چلے جائیں اگست میں، تب بھی یہ ایشو جو ہے وہ رائز ہوا تھا پی آئی اے کے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، جو کہ اب جا کے جو ہے وہ کیا لیں گے تکمیل کو پہنچا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ پرائیویٹائزیشن یا نیشنلائزیشن کے حوالے سے ان میں کیا فرق ہے؟ آپ کا کیا سوال ہے اس پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، یا آپ اس کو ایک اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں؟ ضرور کامنٹ میں بتائیے گا۔ شکریہ۔